मैं क्षेत्र में गई और मैंने लोगों से बातचीत की। लोगों ने कहा कि नरेश मीणा जो कुछ कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। वो जो करते हैं वो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा देता है। देखिए मैडम, जवाहर नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से एमए है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से बीए किया है। जो जैसे शब्दों में समझता है उसको वैसे शब्द बोलने पड़ते हैं। किसी का आत्मसम्मान है। अब आप मान लीजिए कोई भीड़ में बैठा हुआ है और आप उसके लात मार दे या आप शब्द कह दे। पता नहीं कि जिसको लात मारी उसने क्या कहा। मेरा बड़ा भाई है, मैंने गलती करी इसलिए मुझे लात मारी। मेरा भाई तो लात क्या मारी, मेरा भाई तो मुझे मार भी दे तब भी मैं सहन करूंगा। मेरा मैडम इतना प्यार है। तुम्हारे वीडियो यूट्यूबर्स कुछ दिखा दे वो अलग बात है। ये हजारों लाखों लोग जो मुझे प्यार कर रहे हैं ना, ये मेरे साथ जब रहते हैं तो मेरा स्वभाव जानते हैं। मैं जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। अगर नरेश मीणा के साथ जितने लोग हैं ना, ये बाया वाया तो कुछ नहीं है। मेरे पास जितने लोग हैं, जितना मैं मजबूत हूँ, जो मेरी शैली है काम करने की, अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करने लग जाऊं, जमीनों पर कब्जा करने लग जाऊं, तो मेरे पास तो जवाहर सर्किल पे एयरपोर्ट पे 100-200 बीघा जमीन होती, जयपुर में होती। और आप तो मेरे को यूनिवर्सिटी जानते हो, जब यूनिवर्सिटी में मेरी दाग इतनी थी तो भी मैं जमीनों पर कब्जा करता तो 100-200 आज मैं 1000 करोड़ का आदमी मैं भी होता। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में गलत नहीं किया। जेल गया, जनता के लिए गया, मुकदमे खाए, जनता के लिए खाए, लेकिन प्रमोद जैन भाया उस पर सारे के सारे मुकदमे एफआईआर की कॉपी में आपको दे दूंगा। सारे के सारे मुकदमे फ्रॉड के हैं, खनन के हैं, 420 के हैं, छल कपट के हैं। वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है। वो कभी कभी घूमता घूमता बूंदी के जंगलों में भी आ जाता है, कोटा के जंगलों में भी आ जाता है, वो कभी सरिस्का तक चला जाता है। 25 साल से जन सेवा में लगा हुआ हूं और जहां कहीं भी मुझे लगता है कि मेरी यहां जरूरत है, यहां मुझे लोगों की को मेरी जरूरत है, तो वहां लड़ाई लड़ता हूं। और ये जनता का जन समर्थन है कि 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं और वो भी तीनों अलग अलग जगह से लड़ रहा हूं। दौसा भी मैं तो चुनाव लड़ने चला गया था, लेकिन कुछ मेरे जो चाहने वाले लोग थे, उनकी चाहत पर, उनके कहने पर मैं वापस हो गया था। अगर दौसा भी लोकसभा लड़ता तो वो व्यक्ति सांसद नहीं होता जो अभी वहां सांसद है। जब तीसरा उपचुनाव जब मैं लड़ रहा हूं अंता से, तो ये मेरा कैरियर का चुनाव है। ये कैरियर दांव पर है। अगर 2 चुनाव हारा, अगर तीसरा चुनाव भी मैं हार गया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद हो जाएगा। और जीतता हूं तो मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अंता से होगी। एमएलए बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा मैं, सांसद बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा मैं, लीडर बनने के लिए राजनीति कर रहा हूं। मैं नेता बनना चाहता हूं। तो नेता अब अभी नहीं है, इन समर्थकों की नजर में आप नेता नहीं। आज 30 विधानसभा राजस्थान में ऐसी है जहां कम से कम मैं किसी को जिता नहीं सकता तो हरा तो जरूर सकता हूं। और ये जो लोग मेरे जो बार बार टिकट काट रहे हैं, जो मेरे को राजनीति में मेरे को जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो मेरी लकीर को बंद करना चाहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी नरेश मीणा के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि हमें वोटों की जरूरत है, नरेश हमारी भी मदद कर दे। नरेश मीणा को कोई टूल क्यों कह देता है कि कांग्रेस वाला कह देता है ये बीजेपी की टीम है, बीजेपी वाला कह देता है कांग्रेस की टीम। तो ये बताओ मैडम, सरकार किसकी है? किसकी सरकार? बीजेपी की। और फिर सरकार, बीजेपी की सरकार 8 महीने मुझे टोंक जेल में रखा, 40 दिन मुझे क्या नाम से झालावाड़ जेल में रखा, 15 दिन तक आमरण अनशन किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो फिर मैं बीजेपी का टूल कैसे हो सकता हूँ? बीजेपी तो मुझे आए दिन रगड़ रही है, बीजेपी मुझे आए दिन खत्म करने में लगी हुई है। नेचर नेवर चेंजेस, यानी स्वभाव कभी नहीं बदलता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में। चुनावी प्रचार चल रहा है। 11 नवंबर को इस सीट पर चुनाव होने हैं और नरेश मीणा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस सीट पर एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 20 महीने के अंदर नरेश मीणा ये तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले छबड़ा विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद देवली उनियारा में उपचुनाव हुए, तब भी वहां से उन्होंने दावेदारी जताई, चुनाव लड़े, जेल गए, और उसके बाद अब अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और जिसमें नरेश मीणा एक बार फिर से दावेदारी जता रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए खुद नरेश मीणा ही जुड़ चुके हैं। नरेश जी, 20 महीने में तीसरा चुनाव है। जी मैम। कैसा लग रहा है ये चुनाव लड़कर? किस तरह की तैयारियां हैं? कैसा प्रचार चल रहा है? मैम, पहला जो चुनाव था मेरा छबड़ा का,
वो उपस्थिति दर्ज कराने का चुनाव था, एक तरह से देखा जाए तो। जी। मैं अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा था राजनीति में, कि बरसों से राजनीति में रहने के बाद, टिकट मांगने के बाद, जब मेरे को टिकट नहीं मिल रहा था तो एक बार मुझे निर्दलीय लड़ना था, तो मैंने छबड़ा लड़ा, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा मुझे वहां वोट मिला, 45,000। उसके बाद देवली उनियारा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, 60,000 वोट मुझे मिला, लेकिन वो अपरिचित जगह थी, वहां कोई मेरे जानकार लोग, रिश्तेदार वगैरह नहीं थे। लेकिन फिर भी जिस तरह का चुनावी कैंपेन मेरे साथियों ने किया और जैसे विश्वास वहां जनता का जीता, 60,000 वोट वहां मुझे मिला। दोनों चुनाव में जो कमियां कोई रही, उन कमियों को दूर करते हुए मैं तीसरा चुनाव, अंता उपचुनाव, अंता की धरती पर चुनाव लड़ रहा हूं। और जिस तरह का जन समर्थन और जन आशीर्वाद जनता का मुझे मिल रहा है, उससे विश्वास है कि इस बार मेरी नैया पार होगी और मेरे को जनता विधानसभा में भेजेगी। नरेश जी, लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि नरेश मीणा अपनी विधानसभा बार बार बदलते रहते हैं। पहले छबड़ा गए, फिर उसके बाद दौसा से भी दावेदारी जताई, उसके बाद देवली उनियारा गए, अब अंता में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी कोई स्थायी जगह नहीं है जहां से आप चुनाव लड़ सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं और भी हो, अगर बिहार में भी विधानसभा चुनाव हो तो वहां भी नरेश मीणा चुनाव लड़ ले। देखो मैम, रणथंभौर का शेर केवल रणथंभौर में नहीं रहता, वो कभी कभी घूमता घूमता बूंदी के जंगलों में भी आ जाता है, कोटा के जंगलों में भी आ जाता है, वो कभी सरिस्का तक चला जाता है। 25 साल से जन सेवा में लगा हुआ हूं और जहां कहीं भी मुझे लगता है कि मेरी यहां जरूरत है, यहां मुझे लोगों की को मेरी जरूरत है, तो वहां लड़ाई लड़ता हूं। और ये जनता का जन समर्थन है कि 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, और वो भी तीनों अलग अलग जगह से लड़ रहा हूं। दौसा भी मैं तो चुनाव लड़ने चला गया था, लेकिन कुछ मेरे जो चाहने वाले लोग थे, उनकी चाहत पर, उनके कहने पर मैं वापस हो गया था। अगर दौसा भी लोकसभा लड़ता तो वो व्यक्ति सांसद नहीं होता जो अभी वहां सांसद बैठा है। चुनाव, जब तीसरा उपचुनाव जब मैं लड़ रहा हूं अंता से, तो ये मेरा कैरियर का चुनाव है, ये कैरियर दांव पर है। अगर 2 चुनाव हारा, अगर तीसरा चुनाव भी मैं हार गया, तो मैं ये मानता हूं कि मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना बंद हो जाएगा, और जीतता हूं तो मेरी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अंता से होगी। मुझे कुछ समर्थन मिला होगा, विश्वास मिला होगा अंता में। अंता के लोगों ने से बात करने पर उन्होंने जिस तरह से मेरे को बुलाकर और जिस तरह से समर्थन देकर मुझे यहां अंता के चुनाव में खड़ा किया है, आज दिन तक मैं कोई भी चुनाव बिना जन समर्थन या बिना लोगों से पूछे नहीं लड़ा। जहां कहीं भी तीनों जगह खड़ा हुआ तो लोगों से वहां से आकलन किया, सर्वे किया, उस आधार पर चुनाव लड़ा। यहां अंता की जनता की इच्छा थी कि अंता में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और जो अभी तक जो दलीय राजनीति हो रही है उससे हटकर एक कोई चुनाव हो। और जब मुझे लगा कि मेरे यहाँ मुझे अच्छा जन समर्थन आशीर्वाद मिल सकता, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पर आपको नहीं लगता अगर एक विधानसभा चूज की होती, वहां पर तैयारी की होती और वहां से बार बार चुनाव लड़ते, तो शायद अब तक विधानसभा में पहुंच चुके होते? देखिए मैडम, मैं एमएलए बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा, मैं सांसद बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा, मैं लीडर बनने के लिए राजनीति कर रहा हूं। मैं नेता बनना चाहता हूं। तो नेता अब अभी नहीं है, इन समर्थकों की नजर में आप नेता नहीं है? मैं ऐसा लीडर बनना चाहता हूं जो पूरे राजस्थान की सेवा करे, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे समर्थन जिस तरह से मिलता है पूरे राजस्थान से, वो मेरे हौसले को अफजाई करता है। मुझे जब छबड़ा चुनाव लड़ा तो मुझे कह दिया गया था कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा कि आपको 45,000 वोट मिला, अगली बार आपका टिकट फाइनल है छबड़ा, और छबड़ा ही रहे। वो मुझे सीमित दायरे में बांधना चाहते थे ताकि मैं एक विधानसभा से अटैच होकर और उसी विधानसभा में सीमित होकर मैं, लेकिन आज 30 विधानसभा राजस्थान में ऐसी है जहां कम से कम मैं किसी को जिता नहीं सकता तो हरा तो जरूर सकता हूं। और ये जो लोग मेरे जो बार बार टिकट काट रहे हैं, जो मेरे को राजनीति में मेरे को जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो मेरी लकीर को बंद करना चाहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी नरेश मीणा के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि हमें वोटों की जरूरत है, नरेश हमारी भी मदद कर दे। इसलिए 25 साल राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति करके निकला, और हाड़ौती का पहला शख्स था जो 99 में जयपुर गया
और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला चुनाव हाड़ौती से जाकर लड़ा और चुनाव जीता जनरल सेक्रेटरी का, वो नरेश मीणा था। और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में जिसमें पूरे राजस्थान के स्टूडेंट यूथ आता है, पूरे राजस्थान में एक पहचान बनी। प्रभात चौधरी को जब निर्दलीय थर्ड मोर्चे से बनाया तो पूरे नागौर से लेकर पूरी शेखावटी बेल्ट में पहचान बनी। अंकित धायल को जब जिताया तो पूरी शेखावटी बेल्ट बनी, पूरे एरिया में वो बनी। मैं चाहता हूं एक ऐसा लीडर बनूं जिसको जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करे, एक सीमित दायरे में नहीं रखे। मैं तो अभी मध्य प्रदेश में एक चांचोड़ा विधानसभा है, वहां एक डैम का काम, बांध का मामला चल रहा है और वहां हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में मेरे पास आए थे कि हम आपकी जरूरत है, वहां आंदोलन कर रहे हैं। अभी डूंगरी बांध में सवाई माधोपुर में एक आंदोलन चल रहा है, वहां भी मैं गया तो वहां भी हजारों लोगों ने आशा करते हैं कि नरेश मीणा हमें विस्थापित होने से बचाएगी। तो मैं सीमित दायरे में नहीं रहना चाहता। मैं राजस्थान की राजनीति में बड़ा जो ओहदा है उसको प्राप्त करना चाहता हूं, उस पर जाना चाहता हूं। तो उसके लिए एक सीमित दायरे में बनकर काम नहीं करना चाहता। मैं इन बातों पर भी आऊंगी, आपने जो बात कही है, लेकिन लोग भी ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं। आखिर नरेश मीणा को इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों अपना आपा खो देते हैं? कभी किसी व्यक्ति के मुंह पर माइक ठूस देते हैं, जो कि अभी हुआ रिसेंटली। इसके अलावा भी कई चीजें वायरल हुई हैं, वीडियोस वायरल हुए हैं कि आपने हाथ उठा दिया अपने ही कार्यकर्ता पर। देखिए, आपको शॉर्ट टाइम राजनीति करनी है, स्वार्थ की राजनीति करनी है, तो आप गलत लोगों को भी अपने इर्द गिर्द रखोगे और उनकी खुशामद करोगे। लेकिन आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना, अगर लंबी रेस में लंबी दूरी तक आपको आगे बढ़ना है तो आप में एक अनुशासन होना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में भी अनुशासन की बहुत सख्त जरूरत है। और ऐसे में जब मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोग अनुशासन को भंग कर रहे हैं, या हजारों लाखों लोग जब हमसे आशा उम्मीद करते हैं, और जब वो लगता है कि अनुशासन भंग कर रहे हैं, तो जो नेचर है मेरा जो है, जो सच्चा है, मैं कोई बनावटी नहीं हूं, और जो सच्चा है वो सामने है। नरेश जी, आपको नहीं लगता कि राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है, और जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप गुस्सा ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता है और लोकतंत्र में साफ छवि वाला नेता पसंद किया। देखो मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हर चीज ओपन हो जाती है। आजकल तो बंद कमरे में भी बैठो तब भी सोच सोच के इधर उधर देखना पड़ता है, कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा। आदमी मन की बात कही नहीं पाता। आज सब लोग सच्चाई को सामने बोल ही नहीं पाते, डरते हैं। कोई भी आदमी किसी से बात करता था, चेक करता था, इसके मोबाइल, इसकी जेब में मोबाइल तो नहीं है, पहले मोबाइल बाहर रखवा दो। और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी तो आजकल उनके ऑफिसों में जाओ, आप दफ्तरों में जाओ, तो मोबाइलों को बाहर रखवा देते हैं और तब बात करते हैं। मुझे इस चीजों कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूं वैसा हूं। अब मैं जो सच्चाई बोल रहा हूं, साफ सुथरी बात कर रहा हूं, वो किसको कैसी लगे इसका मैं मायने नहीं रखता। आपने जो कल जो एक वीडियो आया है, मैं चुनावी कैंपेन में हूं, और चुनावी कैंपेन में हूं, सैकड़ों लोगों से जब मैं अपनी बात रखता हूं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मेरी बात को सुनने आ रहे हैं। कल रात को 3 बजे तक लोग मेरी बात को सुनने आ रहे हैं, और वहां प्रायोजित तरीके से कुछ लोगों को शराब पिलाकर आपके कार्यक्रम को फेल करने के लिए भेजा जाता है, और वो केवल इस मानसिकता के साथ आते हैं कि वो आपका वातावरण को गंदा करे, दूषित करे। उन लोगों का क्या इलाज है? क्या मैं या तो ये कह दूं कि भाई भैया ठीक है, मैं यहां कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं जा रहा हूं छोड़ के, या उन शराबियों का, उन्हें इस तरह के गलत काम करने वालों का इलाज किया जाए? मैंने उसको तो यही तो बोला, भाई तेरे को आधा घंटा हो गया सुनते हुए, अब कृपा करके तू चुप हो जा। और फिर उस आदमी ने, मुझे नहीं, वो जो खान की झोपड़िया जो गांव है, जो आज हिंदुस्तान उस गांव को जानता है, तो भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब की वजह से जानता है। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने उनकी बहुत आवाज को बुलंद किया था। उस गांव को बचाने के लिए, गांव को कोटा जिले में जोड़ने के लिए उन्होंने कई पत्र मुख्यमंत्री को लिखे, मुख्यमंत्री को काफिले को रोक लिया था। जब वो भरत सिंह जी के लिए अपशब्द बोला, तब फिर मेरे से सहन नहीं हुआ, फिर मैंने उसको जो भी गुस्साया, माइक और वो, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी आगे। जमाना बदल गया मैडम। अगर आप किसी से एक गाल पे कहोगे, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरे पे, तो 4 रस खाएगा आपके।
अब वो जमाना नहीं है। गांधी जी का जमाना होता तो इस तरह से देश खोखला नहीं होता। ये गांधी का सपनों का देश नहीं है, भगत सिंह के सपनों का देश नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ। चारों तरफ राजनीति, जो लोग जनसेवा की बात करते हैं वो लुटेरे बन गए। हाड़ोतिम यही तो हो रहा है जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, जो वोट मांगते समय तो जनसेवक बन जाते हैं और बाद में राजनीति को उन्होंने पैसे कमाने का धंधा बना लिया, व्यवसायीकरण कर लिया। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। इस पे भी मैं आऊंगी, लेकिन प्रहलाद गुंजल साहब नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने आपके पोस्टर के साथ उनकी फोटो लगी तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई मैं भाया के साथ हूँ। देखो ऐसा है, आपने उनके चुनाव में किस तरीके से कैंपेनिंग की थी, किस तरीके से आपने काम उनका कर्तव्य, वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं और मैं आशा और अपेक्षा उनसे इसलिए नहीं करता कि उनका धर्म कांग्रेस के साथ रहना है। लेकिन जिस तरह से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कौरवों के साथ होते हुए भी उनका आशीर्वाद अर्जुन को था, गुंजल साहब, पायलट साहब कहीं भी रहे उनका आशीर्वाद नरेश के साथ होगा। मन का आशीर्वाद तो नरेश के साथ है। कल एक गांव में जहां मेरा कार्यक्रम था, कुछ बच्चों ने, अब नए लड़के तो यही जानते हैं, तो उन्होंने उनकी फोटो लगा दी थी। मैंने उनको फिर बाद में डांटा भी सही था, भाई आपको गुंजल साहब की फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो मेरे से बहुत पहले से लड़ते हुए आए राजनीति में। और जिस तरह से उनकी भी राजनीतिक हत्या की गई, बीजेपी में वो रहे तो शांति धारीवाल जी, ओम बिरला जी की दोनों की जोड़ी ने मिलकर उनको बीजेपी की राजनीति में निपटा दिया। ओम बिरला जी आज की तारीख में बीजेपी में इस लेवल पे चले गए कि गुंजल साहब का अस्तित्व बचाना बीजेपी में मुश्किल हो गया था, तो वो मजबूरी में कांग्रेस में आए। कांग्रेस में उन्होंने ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस को मजबूत व्यक्ति मिल गया था कोटा बूंदी में, जिसको कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन उनके साथ अभी जो कांग्रेस में आए तो सारे कांग्रेस के नेताओं ने, एक नेता तो हमारे यहाँ प्रभारी बनकर आया है बूंदी से, मेरे यहाँ मुझे हराने के लिए, नाम तो क्या बताऊं, उन तमाम लोगों ने, उनकी टीम ने, धारीवाल जी की टीम ने मिलकर, पूरे कांग्रेसियों ने मिलकर और उनके साथ धोखा किया, उनको चुनाव हराया। गुंजल साहब के साथ ईमानदारी से तो भरत सिंह जी कुंदनपुर थे, लेकिन नरेश मीणा था जो बिके नहीं तो सारे के सारे कांग्रेसियों ने ओम बिरला से पैसे लेके और ओम बिरला का काम किया था, इसलिए वो 40,000 से हार गए थे। और वहां भी इसी तरह का जो षड्यंत्र यहाँ किया जा रहा है मेरे खिलाफ, वही षड्यंत्र गुंजल साहब के सामने किया गया था। वहां एक गुजर समाज के व्यक्ति से एक मीणा समाज के व्यक्ति को कुल्हाड़ी मरवा कर उनका चुनावी नुकसान किया था। गुंजल साहब कांग्रेस में है, मैं भी नहीं चाहता कभी भी, वो मेरे बड़े भाई हैं, कि वो मेरा चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन गुंजल साहब का कोई नुकसान राजनीति में नहीं हो, क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा उन्होंने दुख झेले, मतलब राजनीति में जो उनको मोदा मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो गुंजल साहब को लेकर मेरा कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। हाल फिलहाल में कोई फोन पर उनसे बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम बात कब हुई थी? उन्होंने कहा था जब टिकट मेरा कट गया था, मैं फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था, तो गुंजल साहब ने कहा था कि नरेश, निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए, आप मुख्य धारा में आओ और मैं बात करूंगा जहां भी उचित प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कांग्रेस के साथ काम करते हो। तो मैंने उनसे आग्रह पूर्वक कि साहब मैं छबड़ा टिकट मांगा, नहीं मिला, देवली टिकट मांगा, नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हाड़ौती की कांग्रेस भी बिरला की मुट्ठी में है, ओम बिरला की मुट्ठी में, तो ओम बिरला मुझे कभी टिकट मिलने देगा। जिस आदमी ने मुझे जेल में रखा वो मुझे कभी टिकट नहीं मिलने देगा। इसलिए मैं तो ये चुनाव तो लड़ूंगा। मैंने उनको आग्रहपूर्वक मना कर दिया था और अब चुनाव में खड़ा हूं। क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत ने भी ये कहा था कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं और आपके अंदर उनको राजनीति करने का जो व्यक्तित्व आपका जैसा है वो दिखता है कि आप अच्छी राजनीति करेंगे, आपका भविष्य उज्जवल है। और उन्होंने भी ये बात कही, अशोक गहलोत ने कही, प्रहलाद गुंजल ने भी कहा, लेकिन फिर उसके बावजूद आपने क्यों, आप नहीं माने? गहलोत साहब ने मुझे सीरियस लिया, मेरे बारे में चिंतन किया, इसके लिए उनको आभार, उनका धन्यवाद। लेकिन गहलोत साहब को समझना चाहिए मेरी उम्र 40-44 साल हो गई, कब तक इंतजार करूंगा। 2002 में जनरल सेक्रेटरी बना था राजस्थान विश्वविद्यालय से, एनएसयूआई से। 8 में, 13 में, 18 में, 24 के लोकसभा में, देवली उपचुनाव में, फिर अभी टिकट मांग रहा हूं। इन पूरे दौरान टिकट भी नहीं मिला। लेकिन मैंने पिछली गवर्नमेंट में कहा भाई मुझे कोई बोर्ड वोर्ड में जगह दे दो, नहीं दी। मैंने कहा मुझे 12 का जिला अध्यक्ष बना दो, नहीं बनाया।
कब तक वेट करूं? आदरणीय गहलोत साहब के बेटे को तो 2 बार सांसद का मौका मिल गया, और नरेश मीणा को छात्र राजनीति निकलने वाले को 25 साल हो गए, मौका ही नहीं मिल रहा। तो गहलोत साहब, आप तो आशीर्वाद रखना, नुकसान मत करना। क्या यही वजह मानते हैं कि थोड़ी राह भटक गई थी और 2013 में बीजेपी के थोड़े करीब चले गए थे, और वसुंधरा राजे ने भी कहा था कि आपको टिकट मिल जाएगा बीजेपी से? देखिए मैडम, वसुंधरा राजे जी तो मेरे को टिकट दे रही थी। वसुंधरा जी की तो मेरे पे कृपा थी, वो गलती मैंने की थी जो टिकट नहीं लिया, नहीं तो 2013 में मैं एमएलए किशनगंज से बन जाता। 2008 में मैंने बीच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और उसका कारण यह था कि मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 2000 में। मैं एनएसयूआई से जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय से, और प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी मैं एनएसयूआई से रहा हूं। लेकिन एक बार मेरे पिताजी का नंबर प्रधान बनने का आया, और जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे तात्कालिक समय में, शिवनारायण जी नागर यहाँ जिला अध्यक्ष थे, उस दौरान भी प्रमोद जैन भाया ने पहले तो मेरे पिताजी को पंचायत समिति का चुनाव हरवाने के लिए, कांग्रेस में रहते हुए मेरे पिताजी को चुनाव हरवाने के लिए हमारी पंचायत समिति में एक मीणा सरपंच को खड़ा कर दिया था, और 500 वोट ले गया था। लेकिन हम भगवान की दया से हम चुनाव जीत गए थे डायरेक्ट पंचायत समिति का। और जब प्रधान बनने का पिताजी को नंबर आया, जब सिंबल आया, तो इस प्रमोद जैन भाया ने उस सिंबल को ही गायब कर दिया था। सिंबल नहीं आया था यहाँ, ये सिंबल ही खरीद, पूरे पंचायत समिति के पंचायत के सिंबल ही खरीद लेता था। सेम एक बार ऐसा ही हुआ जब इसने 25 लाख में पूरे जिले के सिंबल खरीद के ले आया था ये, और वो मैं छीन कर हमने सिंबल बांटे थे। ये व्यक्ति ने केवल कांग्रेसियों को मारा, और सच्चे कांग्रेसियों को प्रमोद जैन भाया ने यहाँ मारा है। शिवनारायण को घर बिठा दिया, मेरे पिताजी की राजनीतिक हत्या की। भरत मारन जो कांग्रेस के जिला प्रमुख थे उनको घर बिठा दिया। मनोज चौधरी जो पूर्व में प्रधान रहे किशनगंज के, वो इसकी वजह से जब उनको उसकी राजनीतिक हत्या कर दी तो वो बीजेपी में चले गए। सुनील जी गालव जो यहाँ नेर का वो है उसके अध्यक्ष रहे, वो सुनील जी गालव जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिला अध्यक्ष रहे, वो सुनील जी गालव बीजेपी में चले गए। अजीत सिंह जी माथनी जो प्रधान रहे वो बीजेपी में चले गए। दिनेश जी यादव जो पीसीसी के पदाधिकारी रहे, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में चले गए। एक भी वैसा व्यक्ति जो सच्चा कांग्रेसी था आज 12 में वो आपको कांग्रेस में नजर नहीं आएगा। या तो वो बीजेपी में चले गए या घर बैठ गए। एक नाम भूल गया मैं, निर्मल माथोरिया जो यूथ के जिला अध्यक्ष थे वो बीजेपी में चले गए। और अब जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो लोग हैं प्रदीप काबरा, डाबरा, विष्णु गर्ग, पेंतरा, जितने लोग भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, आबकारी का काम करते हैं, ठेकेदारियां करते हैं, गुंडे बदमाशी करते हैं, वो तमाम लोग प्रमोद जैन भाया के द्वारा कांग्रेस में हैं। उन्हीं को जिला परिषद पंचायत राज के टिकट मिलते हैं। बड़ा चुनाव ये किसी को नहीं देता, बड़ा टिकट किसी को देता नहीं है। सांसद का नंबर आता तो 3 बार 4-4 लाख वोटों से हार गया, लेकिन दूसरा नहीं, या तो प्रमोद जैन भाया जी लड़ेंगे या उर्मिला जैन जी लड़ेगी। जिला प्रमुख का नंबर आया, लोग सपना देख रहे थे पंचायत राज में नंबर आ जाएगा, जनरल वाले सोच रहे थे हमारा नंबर आ जाएगा, प्रमोद जैन भाया तो एमएलए मंत्री बन गया, घरवाली लड़ ली तो हमें नंबर दे देगी। लेकिन जैसे जिला प्रमुख का नंबर आया, उर्मिला जैन को लड़ा दिया। उर्मिला जैन की 12 सीटें आई, 13 सीटें बीजेपी की आई, लेकिन इनके एक भाई हैं प्रताप सिंह सिंघवी, उन्होंने 1 सीट बीजेपी का बेच के इनको दे दिया और 13 सीट लेकर उर्मिला जैन को वो बना दिया। यहाँ बहुत सारे छात्र जो कांग्रेस की राजनीति में आना चाहते हैं, जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सपने देख रहे थे यूथ कांग्रेस में हमारा नंबर आएगा तो यश भाया को यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस में कोई भी पार्टी में ये जरूरी नहीं कि सारे लोग एक मत ही चले। कांग्रेस में अपन गुटबाजी देख रहे हैं, डोटासरा अलग जी भाग रहे हैं, पायलट साहब अलग हैं, गहलोत साहब अलग हैं। क्या ये तीनों एक जगह एक घर में रह सकते हैं क्या? ऐसे 12 में भी बहुत ऐसे कांग्रेसी हैं जिनकी विचारधारा इससे नहीं मिलती, जिनके विचार नहीं मिलते, लेकिन इसने जिला कांग्रेस कार्यालय अपने घर में खोल रखा है। वहां दूसरे विचार वाला व्यक्ति इसके घर पे नहीं जा सकता। कुल मिला के जब भी एमएलए मंत्री बनता, सत्ता में आता है, सत्ता में आते ही तुरंत सबसे पहले तो बैठक बुलाता है। उसमें कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको बुला के कि तू आबकारी का काम संभालेगा, तू 12 में जितने भी प्लॉटिंग होगी, प्रॉपर्टी का काम होगा उसको तू संभालेगा, पीएचडी तू संभालेगा, पीडब्ल्यू तू संभालेगा, गौशाला तू संभालेगा, मंदिर जितने भी बनेंगे इसमें पैसे खाने का काम तू संभालेगा। ये इसका धंधा है मैडम। तो
अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन चुनाव हराने की ताकत तो मैं रखता हूं। और आप पर आरोप लगाते हैं प्रमोद जैन भाया कि आप बीजेपी के बी टूलो। देवली उनियारा में ये भी आरोप लगा कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा। देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने आपने जो कहा ना हरा तो सकता हूं, वो बात अंता पे नहीं कही थी। मैंने की राजस्थान की 30 सीटों पे 2028 का जो चुनाव होगा तो नरेश मीणा कईयों की किस्मत को उलटफेर करेगा। जो मेरा नुकसान कर रहे हैं ना अभी राजनीति में, उन सबके दरवाजे पे मैं वहां जाके ये जरूर कहूंगा कि ये लोग मुझे हराने देवली गए थे, छबड़ा गए थे, अंता आए थे। और इनको, इन नेताओं की दुकानें तो बंद, उस 2028 के चुनाव में बड़े बड़े जो नेता बनते हैं ना, अपने आप को जो ये कहते हैं कि हम जो टिकट लाकर जो बन जाते हैं, उनको भी दिखाऊंगा। मेरा टिकट कटा छबड़ा से, कांग्रेस से, तो 7 सीटें, झालावाड़ 12 की 7 की 7 सीटें हार गई थी। एक टिकट इसलिए जीत गया सुरेश गुर्जर का, क्योंकि वो पायलट साहब के कैंडिडेट थे और पायलट साहब का मेरे प्रति मैं उनका आदर करता था, इसलिए वो सुरेश गुर्जर जी जीत गए थे। बाकी 7 लोग इसलिए हार गए, मेरा टिकट कट गया था। मेरा जो अंता में टिकट काटा है ना, 2028 में 30 सीटों पे टिकट काट दूंगा कांग्रेस वालों का, जनता के द्वारा। और ये जो मुझे हराने आ रहे हैं प्रभारी बन बन के बीजेपी कांग्रेस के, इनको अंता की जनता, इनको इस चुनाव को बाया को इनको नहीं देखेगी। अंता की जनता उन सारे प्रभारियों को देखेगी जो मुझे हराने यहाँ आएंगे, और उन प्रभारियों को नहीं देखेगी। गांव में लोगों ने तय कर लिया कि सरपंच वही बनेगा जो नरेश को वोट देगा। डायरेक्टर जिला परिषद का टिकट लिया ना, टिकट को लेके डोलते रहना जैसे बायार मोरपाल डोल रहे हैं। अगली पंचायत राज का चुनाव आ रहा है 6 महीने बाद में, जो नरेश के साथ दिखेगा उसको जनता साथ देगी। जनता खुली कह रही है कि नरेश का साथ देने वालों को हम साथ देंगे। गांव में बाया का 2 वोट नहीं है, बाया पंचायत राज में किसी डायरेक्टर जिला परिषद को 2 वोट नहीं दिला सकते। लेकिन ये जो यूथ, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो एक निर्दलीय के रूप में काम कर रहे हैं, ये सबको देख रहे हैं। इन्होंने छबड़ा भी तय कर लिया, देवली उनियारा भी तय कर लिया कि जो जैसा नरेश का साथ देगा पंचायत राज के चुनाव में, हम आने वाले चुनाव में उसका वैसा ही साथ देंगे। कोई गुप्त रूप से नरेश का साथ देगा तो हम गुप्त रूप से देंगे, जो चौड़े में आकर नरेश का साथ देंगे तो हम चौड़े में आकर नरेश का साथ देंगे। और जो नरेश को हराने आ रहे हैं, जो नरेश के खिलाफ जो प्रचार कर रहे हैं, वो सपने छोड़ देना सरपंच डायरेक्टर जिला परिषद बनने का। लेकिन आपने कभी तो मंथन किया होगा, 20 साल से ज्यादा राजनीति करते हो गए, क्यों पार्टियां आपको टिकट नहीं देती हैं? अब बीजेपी ने मौका दिया तो वो आपने ठुकरा दिया, और आज तक संघर्ष ही कर रहे हैं। डर लगता है मैडम, कांग्रेस की राजनीति में तो डर ये लगता है कि नरेश मीणा और सचिन पायलट एक नहीं होने चाहिए। हाड़ौती की राजनीति में डर ये लगता है कि प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा एक नहीं हो जाए। मैं जब टोंक जेल में था तो मुझे पहला ऑफर यही था कि तुम गुंजल साहब को छोड़ दो, तुम चाहोगे जो दे देंगे, तुम्हारे केस वेस बहुत छोटी चीजें हैं, केस वेस भी हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, लेकिन गुंजल साहब को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। ये जो राजनीतिक चेतना में जो किसान कौमा में ला रहा हूं, चौधरी चरण सिंह, राजेश पायलट के सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से हाड़ौती में किसानों को मैं एक जाजम पर ला रहा हूं, उसका खौफ सताता है। और वो खौफ इतना बड़ा हो गया कि आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि जिस भी लीडर के साथ मैं खड़ा रहूंगा उसके साथ एक बड़ा जन समर्थन उसके साथ रहेगा। और यही कारण था कि अंता में इतना जल्दबाजी करके कांग्रेस ने टिकट क्यों बांटा। इनको डर था कि नरेश को चाहने वाले कांग्रेस में नेता कि राहुल गांधी से कह के नरेश को टिकट नहीं दिला दे, इसलिए बहुत जल्दबाजी में डोटासरा जी ने आनन फानन में ये टिकट भैया जी को दिया है। डोटासरा जी से मैं तो यही कहूंगा कि एक जमाने में बड़े बड़े जाट नेता हुए, परशुराम जी मधेरना, नाथुराम जी मिर्दा, राम निवास जी मिर्दा, जिन्होंने हमारे यहाँ हाड़ौती की राजनीति में शिवनारायण मीणा को जिंदा, शिवनारायण जी धाकड़ को जिंदा रखा, परशुराम जी मदेरना ने रामनारायण जी मीणा को जिंदा रखा। हमारे यहाँ जो ग्रामीण पॉलिटिक्स थी उसको यहाँ रामकिशन जी वर्मा थे, वो उनकी वजह से चल रहे थे। और आज दुर्भाग्य की बात है कि किसान के घर में पैदा हुआ डोटासरा, एक किसान के घर में पैदा हुआ गोविंद सिंह डोटासरा जो किसानों की बात करता है, और एक किसान के बेटा जो कांग्रेस में टिकट मांग रहा है, उस किसान के बेटे की राजनीतिक हत्या करके और एक सेठ की राजनीति को जिंदा कर रहा है। एक दिन सीकर भी जाऊंगा, लक्ष्मणगढ़ भी जाऊंगा और वहां के किसानों से कह के आऊंगा कि एक जमाना था जब परशुराम मदेरना, नाथुराम मिर्दा हाड़ौती में किसान राजनीति को जिंदा कर रहे थे, किसानों के नारे लगवाते थे,
और एक ये डोटासरा है, जो नरेश मीणा जब किसान का बेटा हाड़ौती में जब किसानों को जगा रहा था, तब ये उसकी राजनीतिक हत्या करके प्रमोद जैन भाया की राजनीति को जिंदा कर रहा था। इलाज सबका लूंगा, बदला सबसे लूंगा, सबसे हिसाब किताब बराबर करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, वैसे भी राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और होता है वो दिखता नहीं है, तो अंदर खाने तो नेता आपकी मदद कर सकते थे ना, चाहे वो गुंजल जी हो या आप जिनका नाम ले रहे हैं जो आपको खास लगते हैं। देखिए मैडम, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था, इसलिए अर्जुन युद्ध में जीता। अर्जुन ने भी कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ युद्ध में लड़ो। अर्जुन ने जब भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ युद्ध में लड़ो। वो तो ये कहते थे आप मेरे पास आशीर्वाद बनाए रखो। वही आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है और मुझे उनका सिर्फ आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे साथ आए, मतलब वो अगर यहाँ कांग्रेस का प्रचार करने आते हैं तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन नरेश मीणा को कोई टूल क्यों कह देता है कि कांग्रेस वाला कह देता है ये बीजेपी की टीम है, बीजेपी वाला कह देता है कांग्रेस की टीम तो ये बताओ मैडम, सरकार किसकी है? किसकी सरकार? बीजेपी की। और फिर सरकार, बीजेपी की सरकार 8 महीने मुझे टोंक जेल में रखा, 40 दिन मुझे क्या नाम से झालावाड़ जेल में रखा, 15 दिन तक आमरण अनशन किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो फिर मैं बीजेपी का टूल कैसे हो सकता हूँ? बीजेपी तो मुझे आए दिन रगड़ रही है, बीजेपी मुझे आए दिन खत्म करने में लगी हुई है, मेरे पे मुकदमे लगा रही है। मैं कैसे बीजेपी का टूल हो सकता हूँ? पूरी बीजेपी यहाँ मुझे मारने में तुली हुई है। बीजेपी का टूल प्रमोद जैन भाया है। प्रमोद जैन भाया ओम बिरला और अमित शाह का दलाल है। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस का होते हुए भी एक शब्द, अगर आप इंटरव्यू लेना प्रमोद जैन भाया से और उससे कह देना कि आप तो बिरला के खिलाफ बोल जाओ, अमित शाह के खिलाफ बोल जाओ, हम आपको सच्चा कांग्रेसी मान लेंगे। प्रमोद जैन भाया एक शब्द ओम बिरला और अमित शाह के खिलाफ बोल जाएगा, उस दिन मैं प्रमोद जैन भाया को सच्चा कांग्रेसी मान लूंगा। किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, 67,000 करोड़ का इल्जाम लगाते हैं कि 67,000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रमोद जैन भाया ने किया। लेकिन प्रमोद जैन भाया पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं आई? और प्रताप सिंह खाचरियावास पे क्यों ईडी सीबीआई गई? क्यों कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई जाती है? प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे दर्ज हुए, क्यों जेल नहीं गया? क्यों उसकी घरवाली जेल नहीं जाती, उसके साथ वाले जेल नहीं जाते? टूल कौन हुआ मैम? टूल तो वो हुआ जो बीजेपी के संरक्षण में, बीजेपी की सत्ता होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए बीजेपी कांग्रेस की, एक कंवर लाल को तो जेल में डाल दिया गया, एक एमएलए को नहीं बचाया बीजेपी की सरकारों ने। क्योंकि कंवर लाल को इसलिए जेल में डाला क्योंकि इस 12 में पहली बार बीजेपी के एक एमएलए ने हिम्मत करके और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए थे। यहां प्रमोद जैन भाया के खिलाफ सिंगल कांग्रेसी बीजेपी, सिंगल बीजेपी का व्यक्ति जुबान नहीं निकालता प्रमोद जैन भाया के खिलाफ। ये तो नरेश मीणा जो बोलता है, और कांग्रेस में रहते हुए बोला। जब मैं कांग्रेस में था, जब प्रमोद जैन भाया यहाँ बजरी बेच रहा था, बजरी माफिया का काम कर रहा था, भू माफिया का काम कर रहा था, जब नरेश मीणा ने बजरी का डंपर पकड़ाया, 1 महीने जेल में उसने डाला मुझे। किसानों के लिए फसल बीमा का पैसा दिलवाने के लिए जब मैंने धरना दिया तो मुझे जेल में डलवाया, 5 मुकदमे मेरे लगाए, रासुका लगाए मेरे ऊपर। तो मैं हूं जो लड़ रहा हूं, कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए हाड़ौती की जनता खड़ी है साथ कि कोई लड़ाका आया, लड़ने वाला आया है। और आप कह रहे हो ना, खान की झोंपड़ियां में आप ये किसी को तड़ी मार देते हो, किसी के जूत दे देते हो। यहाँ की जनता ढूंढ रही है ऐसा नेता है, ऐसा लड़ाका है, ऐसा चमाटा देने वाला है जो थानेदार किसी से पैसा नहीं मांगे, तहसीलदार किसी से रिश्वत नहीं खाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जो लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नेताओं को वोट देते हैं, वो नेता ही भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। कहां जनता जाएगी, किसके पास जाएगी? अगर मैं बन गया, मैं जनता से भी कह रहा हूं, एमएलए में बन गया तो ये किसानों के फसल बीमा का पैसा, ये बिजली का जो खेतों में तार लटक रहे हैं, खंबे टेढ़े हो रहे हैं, आए दिन जनहानि हो जाती है, लोग मर जाते हैं, बिजली वाले बिल लेने पहुंच जाते हैं लेकिन तार ठीक करने नहीं जाते। खाद का कट्टा 1800 में 2000 में मिल रहा है किसान को। परवन वरद परियोजना का एक काम चल रहा है जो बरसों से चल रहा है, पैदा हुए जब से काम चल रहा है, अकाउट डैम का, उसकी नहर खेतों तक नहीं आई। और ईआरसीपी, पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी का प्रोजेक्ट 5 साल में चर्चा में आया, नोनेरा बन गया, इसरदा बन गया, लोग उसका पानी खेतों तक पहुंचने वाला है, इतनी गति से काम हुआ। और हमारे यहाँ अकाउट का डैम, पूरी हाड़ौती जो नदियों के बीच में हम बसे हुए हैं, सारी नदियां तो हाड़ौती से निकल रही है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवन। उसके बाद भी हमारे नदियों के किनारे जो खेत हैं वो खाली पड़े हैं, प्यासे पड़े। हमारे जो चौकी बोरदा से लेके बामला, थामली, सुंदलग, सारे गाँव में अकाल आ जाता है। अभी थोड़े दिन बाद में ट्यूबवेल का पानी बीत जाएगा।
एक किसान जो ट्यूबवेल की खेती कर रहा है, उसकी एक मोटर जलने पर 10,000 का खर्चा आता है मैडम, और 24 घंटा उसका वेस्ट होता है। और जहां पर नेर है वहां किसान रात को जाता है, धोरा मोड़ता है, धोरा को तोड़ता है, सुबह तक खेत भरा हुआ मिलता है। उसके बाद वो उसकी खेती से फ्री होकर दूसरे काम धंधे करता है। लेकिन जहां ट्यूबवेल की खेती होती है वो इतनी खर्चीली खेती है, उसको बिजली का बिल देना पड़ता है। उसको ट्यूबवेल में मोटर खराब हो गई तो उसको क्या नाम से मोटर का सुधराने का 10,000। उसको जो एक 10 बीघा का खेत जो नेर के क्षेत्र में 1 घंटे में भर जाता है, ट्यूबवेल की जहाँ खेती होती है वहां 10 दिन लगते हैं। 10 दिन उसको रात दिन मजदूरों को खड़ा करना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। कई जगह जनरेटर चला के, कई ट्रैक्टरों के अल्टरनेटर 5 लीटर घंटा का डीजल खाता है। वो 5 लीटर घंटा का डीजल चलाकर लोग खेती करते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। अभी यहाँ धान खत्म हो गई, उड़द की फसल खत्म हो गई, सोयाबीन खत्म हो गई, लेकिन कोई फसल बीमा की बात ही नहीं कर रहा। मैं अगर बन जाऊंगा तो किसानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए मुझे कोई सा भी मार्ग अपनाना पड़े वो अपनाऊंगा और सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ सबसे बड़ा समाज दलित समाज है। अंता विधानसभा में 52,000 वोट एससी के हैं, जिसमें बड़ा समाज बेरवा समाज, मेघवाल समाज, एरवाल समाज है। उसके अलावा छोटे धोबी समाज, वाल्मीकि समाज, ये समाज है। लेकिन एक भी गांव में मुझे दलित समाज के गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नजर नहीं आई। एक भी गांव में इस तरह का स्मारक नजर नहीं आया। मैं दलित समाज से कहता हूं कि अगर नरेश मीणा को एमएलए बना दोगे, जहां कहीं भी दलित समाज की बस्तियां हैं, जहां कहीं भी है, वहां शानदार स्मारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाऊंगा। ऐसा स्मारक बनाऊंगा जहां लाइब्रेरी खोलूंगा, लाइब्रेरी विधायक कोष से लाइब्रेरी बनाऊंगा। वहां ऐसा स्थान बनाऊंगा बैठने का जहां दलित भाई अखबार पढ़े, न्यूज सुने, टीवी लगवाऊंगा। और वहां एक लाइब्रेरी जहां लोग शिक्षा प्राप्त करें, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोग सुने, सीखे। इंकलाब का नारा लेकर निकला हूं, भगत सिंह की फोटो लेकर निकला हूं। भगत सिंह ने भी देश की आजादी के लिए इंकलाब का नारा दिया था, क्रांति के लिए नारा दिया था कि देश में जन जागृति आए, लोग देश के प्रति प्रेम करके देश को आजाद कराने के लिए क्रांति करें। इंकलाब की हाड़ौती को भी जरूरत है, हाड़ौती को बदलाव की जरूरत है, हाड़ौती को परिवर्तन की जरूरत है, हाड़ौती को रूढ़िवादी राजनीति से हटकर एक नई राजनीति पैदा करने की जरूरत है। यहाँ का धाकड़ समाज प्रतिनिधित्व मांग रहा है, यहाँ का माड़ी समाज, गुजर समाज, मीणा समाज, सारे लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ये जो किसान कौम है ये आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहती है। सारी जहां भी आर्थिक रूप से संपन्न होने का, जैसे 2 थर्मल है हमारे, अडानी थर्मल है, चौकी थर्मल है। एक भी किसान के बेटे की वहां ना तो कोई जेसीबी चलती, ना कोई डंपर चलता है। अगर डंपर चल रहा है, राख में काम कर रहे हैं तो प्रताप सिंह भी प्रमोजन भाई के आदमी काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम करे तो ये करे, पीडब्ल्यूडी पीएचडी के ठेके सारे ले तो प्रमोजन भाई के इर्द गिर्द करे। और यहाँ एक भी धाकर समाज, इन ये जो मैं किसानों के नाम लेता हूँ, एक भी समाज में कोई 1 क्लास का ठेकेदार नहीं है मैडम। हमारे यहाँ जितनी भी सड़कें बनती है सिक्योरिटी के लोग आके बनाते हैं। यहाँ थानों में जो सिपाही जो स्पेशल में लगे रहते हैं, जो कमाई करके थानेदार को देते हैं, थाने में, हर थाने में एक स्पेशल सिपाही मिलेगा आपको, जो वो पूरे लोगों को, जितने भी जो सट्टा वालों से उगाई, गलत काम करने वालों से उठाए, कोई गांव में मुकदमा हो गया तो उनसे उगाई, वो स्पेशल सिपाही करता है। वो एक भी थाने में लोकल सिपाही उस पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोकल सिपाही होगा तो वो मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से किसी से रिश्वत लेने में थोड़ा उसके आंखों में शर्म होगी। लेकिन भरतपुर का व्यक्ति, सिक्योरिटी का व्यक्ति आकर उसको काहे की शर्म होती है? यहाँ पैसे कमाने आ रहे हैं, वो तो तनख्वाह के अलावा यहाँ रोज के पैसे कमाते हैं, जनता को लूटते हैं और पैसे लेके भरतपुर चले जाएंगे। नरेश मीणा बहुत सारे बदलाव करना चाहता है, इसलिए इंकलाब का नारा लेकर सड़कों पर उतर रहा है। पर जो जन समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है उससे मुझे लगता है कि इस बार आपका भाई विधानसभा में जाएगा। बेशक आपने जो काम बताए वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं। और जब मैं क्षेत्र में गई और मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि नरेश मीणा जो कुछ कर रहा है वो अच्छा है, लेकिन उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। वो जो करते हैं वो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा देता है। देखिए मैडम, जवाहर नवोदय विद्यालय का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से एमए है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से बीए किया है। जो जैसे शब्दों में समझता है उसको वैसे शब्द बोलने पड़ते हैं। खानदानी घर में पैदा हुआ हूँ, बुजुर्गों के पैर छूता हूँ, युवा साथियों को गले लगाता हूँ, माता बहनों के पैर छूता हूँ, आदर सम्मान से बोलता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आदर सम्मान नहीं की भाषा नहीं जानता, आदर सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, तो वो जैसी भाषा
प्राप्त करता है वैसी भाषा में बोलता हूँ। गले भी लगाते हैं और लात भी मारते हैं, ऐसे भी आरोप लगते हैं। मारता हूँ, कोई गलती करता तो मार देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। हर किसी का आत्मसम्मान है। अब आप मान लीजिए कोई भीड़ में बैठा हुआ है और आप उसके लात मार दे या आप शब्द कह दे। पता नहीं कि जिसको लात मारी उसने क्या कहा। मेरा बड़ा भाई है, मैंने गलती करी इसलिए मुझे लात मारी। मेरा भाई तो लात क्या मारी, मेरा भाई तो मुझे मार भी दे तब भी मैं सहन करूंगा। मेरा मैडम इतना प्यार है। तुम्हारे वीडियो यूट्यूबर्स कुछ दिखा दे वो अलग बात है। ये हजारों लाखों लोग जो मुझे प्यार कर रहे हैं ना, ये मेरे साथ जब रहते हैं तो मेरा स्वभाव जानते हैं। मैं तीखा बोलता हूँ, लेकिन मैं फिर इनका परिवार का हिस्सा हूँ। इनके हर सुख दुख में शामिल रहता हूँ। घर में कोई शादी ब्याह होती तो मैं खड़ा रहता हूँ। कोई घर में कोई परेशानी आ जाए तो मैं खड़ा रहता हूँ। कहीं किसी को किसी भी तरह की जरूरत पड़ जाए तो मैं खड़ा रहता हूँ। और जब डांट सुनते हैं, कौन डांट सुनेगा, कौन लात सुनेगा। माँ बाप अपने बच्चों को पीटते हैं तब बच्चे सहन कर लेते हैं, कोई दूसरा माँ बाप नहीं मार सकता। जिसके प्रति आपकी चाहत होगी, आपका आदर करते होंगे, वो डांट भी सुनते हैं, गलती करते हैं तो बाहर भी खा लेते हैं। लेकिन अमेरिका में आप नहीं पीट सकते बच्चों को। लेकिन चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके के आरोप आप प्रमोद जैन भाया पर लगा रहे हैं, आप प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं। आपने इस पूरे चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वो तो गाय है, उसके बारे में क्या बोलूं। वो तो गाय है, बेचारा है, किसान का बेटा है। लेकिन अभी मुझे आज ही पता लगा कि वो 2008 में जेल गए थे। अच्छा। मोरपाल जी सुमन भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल गए थे। वो डीलरशिप थी उनके हाथ में, और उस डीलरशिप में उन्होंने कुछ घपला कर लिया था, इसलिए वो जेल गए थे। उस समय जब जेल गए थे तो प्रमोद जैन भाया ने उनको जेल में बचाया था। प्रमोद जैन भाया ने उन पर कृपा करके जेल से उसको बचाया था, सुमन साहब को। सुमन साहब अब सीधे आदमी हैं, वो वैसे ही रहेंगे जैसे बीजेपी के बाकी नेता भी यहां रह रहे हैं। भाया के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, कुछ तीख करते और अपना नहीं पाएंगे। थानेदार से ओए थानेदार नहीं कह सकते। थानेदार से भी मोरपाल जी ये कहेंगे निवेदन कर रहा हूं, तो निवेदन तो फिर जनता सीधी कर लेती है। जनता तो ऐसा नेतृत्व चाहती है कि जनता जिस नेता को चुने, जिस नेता को वोट दे, उसके फोन पर जनता का काम हो जाए। ये कर्मचारी अधिकारी तो नौकर हैं जनता के। अब ये मालिक अगर बने तो मालिक नरेश मीणा जनता का इनको नहीं बनने देगा। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी मेरे एमएलए बनने के बाद अंता में नहीं रहेगा। और अगर कोई ईमानदार कर्मचारी अधिकारी है और जिसकी जनता में, जनमानस में उसकी पकड़ है, जनमानस उसको मानता है। आजकल मैडम बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग कर्मचारियों के प्रति नफरत करने लग गए। थानेदार खाकी वर्दी को लोग देखना पसंद नहीं करते। अगर कोई थानेदार जनता की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, कोई गरीब असहाय व्यक्ति आ जाता है उसकी मदद करता है, उस थानेदार को हम उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे, उसको गांव-गांव में उसके लिए हम लोगों से कहेंगे भाई बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। लेकिन कोई भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट थानेदार, भ्रष्ट अधिकारी कोई अगर गलत करेगा तो उसके साथ हम भी गलत करेंगे। उसका चाहे काला मुंह करना पड़े तो फिर काला मुंह भी करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ये सीट का ही दुर्भाग्य है? क्योंकि जेल से सबका नाता रहा है, आपराधिक मामलों से सबका नाता रहा है, राजनीति की बात हो रही है, जातीय समीकरणों को साधने की बात हो रही है, पर मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मैं कर रहा हूं ना मैडम मुद्दों की। अपराधी हूं क्या मैं? अगर मैं अपराधी हूं तब तो महात्मा गांधी भी अपराधी हैं, तब तो भगत सिंह भी अपराधी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी अपराधी हैं, तब तो शिबू सोरेन भी अपराधी हैं। मैं अपराधी हूं तो अपराधी तो प्रमोद जैन भाया है। मैं 14 बार जेल गया, 32 मुकदमे खाए तो जनता के लिए खाए, एक बार भी मैंने खुद के लिए नहीं। किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। आज दिन तक 25 साल की राजनीति में कोई 2 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। ठीक है, चुनाव लड़ रहा हूं और जनता मुझे चंदा दे रही है, जनता मदद कर रही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कहीं किसी से ये नहीं कि काम कराने के नाम पर कोई 2 रुपया खा लिया। और इसीलिए आज भी मैडम मैं जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। अगर नरेश मीणा के साथ जितने लोग हैं ना, ये बाया वाया तो कुछ नहीं है। मेरे पास जितने लोग हैं, जितना मैं मजबूत हूँ, जो मेरी शैली है काम करने की, अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करने लग जाऊं, जमीनों पर कब्जा करने लग जाऊं, तो मेरे पास तो जवाहर सर्किल पे, एयरपोर्ट पे 100-200 बीघा जमीन होती, जयपुर में होती। और आप तो मेरे को यूनिवर्सिटी जानते हो, जब यूनिवर्सिटी में मेरी धाक इतनी थी तो भी मैं जमीनों पर कब्जा करता तो 100-200 आज मैं 1000 करोड़ का आदमी मैं भी होता। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में गलत नहीं किया। जेल गया,
जनता के लिए गया, मुकदमे खाए, जनता के लिए खाए। लेकिन प्रमोद जैन भाया, उस पर सारे के सारे मुकदमे एफआईआर की कॉपी में आपको दे दूंगा। सारे के सारे मुकदमे फ्रॉड के हैं, खनन के हैं, 420 के हैं, छल कपट के हैं। वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। और जनता की सेवा में तो किरोड़ी लाल जी में कितने मुकदमे हैं, उनसे तो आपने सवाल नहीं पूछे। 137 मुकदमे हैं मैडम। कितने? मैं तो अभी बहुत पीछे चल रहा हूं उनसे, मेरे तो 32 ही हैं। जितने भी नेता जो जन भावना के साथ, जनता के साथ काम करते हैं, हनुमान जी बेनीवाल पे कितने मुकदमे हैं? जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन करेगा, सड़क जाम करेगा, जो व्यक्ति जनता के लिए सड़कों पे उतरेगा अभी वहां पे जमुआ रामगढ़ में एक बच्चे की बकरी चराने गया, उसको मार दिया फॉरेस्ट वालों ने, उसकी लाश को लेके बैठ गया, मुकदमा दर्ज हो गया। झालावाड़ में बच्चों को न्याय दिलाने गए, धरने पे बैठा, मुकदमा दर्ज हो गया, 40 दिन जेल भेज दिया। मैं तो ये मानता हूं कि ये मेरे लिए आभूषण है, मेरे लिए गिफ्ट है कि मैं जनता के लिए लड़ता हुआ अगर मैं जेल जाता हूं तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जेल जाना गलत उनके लिए हो सकता है जो गलत काम करके जाए, किसी बहन बेटी के साथ बेइज्जत के साथ खिलवाड़ करके जाए, कोई गलत काम करके जाए, उनके लिए गलत है। और भाया जेल जाएगा, लेकिन भाया जेल जाएगा ना तो जेल से आने पर 4 आदमी नहीं मिलेंगे। और नरेश मीणा जब जनता के लिए लड़के जेल जाता है, जब बाहर आता है ना, तो हजारों लोग नरेश मीणा के साथ खड़े रहते हैं। नरेश मीणा हाड़ौती में, आपने केजीएफ मूवी देखी ना? देखी? एक केजीएफ मूवी मैंने भी जेल में बहुत देखी, 2-3 बार। उसमें गरुड़ा रहता है, वो एक पूरी माइनिंग के उसमें उसका कब्जा रहता है, जहां करोड़ों का धंधा होता है। और वहां जो मजदूरों की हालत होती है, वो शोषण करता है, उनकी हत्याएं करवाता है, जो उसके खिलाफ बोलता नहीं है। वही सेम केजीएफ हाड़ौती में है मैडम। यहाँ के गरुड़ा है ओम बिरला, क्या नाम से आपका, प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह सिंघवी। इन गरुड़ाओं के खिलाफ रॉकी बनकर नरेश मीणा आया है। ये रॉकी है जो केजीएफ में जिस तरह से रॉकी ने पूरे मजदूरों को एक करके लामबंद करके गरुड़ा को मारा, ऐसे में हाड़ौती की पूरी जनता को लामबंद करके इनको जगा रहा हूं। और फिर ये जग जाएगी तब इन गरुड़ाओं के लट दूंगा, इनको मारूंगा, इनको यहां से राजनीति से खदेड़ दूंगा। जेल में स्वाध्याय भी बहुत किया होगा आपने? बिल्कुल किया मैम। तो कोई एक ऐसी बुक नहीं पढ़ी कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करे? कैसे शांत करूं इसको? जिस दिन इन लोगों के चेहरों पे खुशी आ जाएगी, हाड़ौती के किसानों के चेहरों पे खुशी आ जाएगी, गरीबों के चेहरों पे खुशी देख लूंगा और आत्म संतुष्टि हो जाएगी कि अब राजनीति में इनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इनकी जो समस्या दूर हो गई, उस दिन गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा किस बात पे आता है? अभी तो नहीं आ रहा। गुस्सा आता है जब अभी एक बहन आ गई माली समाज की, वो आके रोने लगी कि मेरे पति को थाने में मारा, और मारने के बाद भी उस थानेदार पे आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, थानेदार को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसको पुलिस जो है कोर्ट में चालान नहीं पेश कर रही। फिर गुस्सा नहीं आएगा? क्या किसी गरीब के साथ कोई गलत काम करेगा तब तो गुस्सा जाए। आपको भी आता होगा मैडम, आपके सामने ही बताओ, आप यहाँ बैठी और आपके सामने किसी बहन बेटी के साथ कोई बेइज्जती कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप हाथ जोड़ोगे उस बेइज्जती करने वाले के? नहीं नहीं भैया छोड़ दो। क्या करोगे आप? या तमाचा मारोगी? क्या करोगे आप बताओ तो प्लीज। आपके सामने किसी बहन बेटी की बेइज्जती की जा रही है, आपके सामने, आप क्या करोगी? समझाइश, सबसे पहले समझाइश। वो गुंडा होगा, गरुड़ा होगा जो आपके फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं तो पाऊंगी। इसका मतलब मैं भी असाई बन जाऊं आपकी तरह? ये आपकी कमजोरी मैडम, आप गलत शब्द बोल रही हो। इसका मतलब आप में आपकी आत्मा नहीं है। अगर आपके सामने किसी बहन बेटी की अगर कोई बेइज्जती करे, आपको उसको तमाचा जड़ना चाहिए। आप या फिर आप असाई बन के एक बार निवेदन करोगी भैया मान जाओ। भैया माने, वो भैया होता तो उसके साथ वो अश्लील हरकत क्यों करता? अगर आदमी में अगर कोई संस्कार है, मर्यादा है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। मैंने आज दिन तक किसी गरीब की आत्मा नहीं दुखाई। आज दिन तक 30 साल से सरपंच है मैडम। एमएलए एमपी बनना आसान है, लेकिन सरपंच बनना टफ है। मेरी पंचायत में जाना, हमारे आसपास जिस गांव में पैदा हुआ उसके आसपास के लोगों से पूछना, लोग कहेंगे कि वो गरीबों के नेता है, गरीबों की मदद करते हैं, बड़े लोगों से लड़ते हैं। यही काम किया है यूनिवर्सिटी में। मेरा आपको शायद एक बार राजस्थान विश्वविद्यालय में 76 बच्चियों को, लड़कियों को बीएड का कॉलेज अलॉट हुआ। वो उन बेचारियों ने बीएड पूरी कर ली। उस कॉलेज की मान्यता सरकार ने रद्द कर दी कोई कमी के कारण।
उन बच्चों का 76 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, मास्टर में टीचर बन गई थी, लेकिन उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, इसलिए उनको डिग्री नहीं मिल रही थी 76 बच्चों को। वो गवर्नर के पास गई, मुख्यमंत्री के पास गई, सब जगह चक्कर काट के आई। एक दिन मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जब गया, ये बात है मैडम 2010 की 11 की 2010 की बात है। वो बच्चियां, एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में वैसे घूमने चला गया, वो बच्चियां मेरे पास आ गई। किसी ने कहा कि वो नरेश मीणा बैठा, उससे मिलो। उन्होंने कहा भैया, मैंने कहा बताओ कि भैया हमारे साथ में, हम गवर्नर के पास, हमारी नौकरी दांव पे है, कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, इसलिए हमारी नौकरी चली गई। मना, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें विश्वास हो तो लड़ूंगा। कि भैया हमने तो सब जगह चक्कर काट ली, इसलिए कोई बच्चा नहीं, तो अब आप पे भरोसा करेंगे। मैंने उनको कहा, मना तुम 76 बच्चियां हो, कुछ उसमें शादीशुदा थी, कुछ अनमेरिड थी। मना तुमसे एक काम है मेरा, तुम्हारे माँ बाप, जब तुम्हारा नौकरी का सवाल है, तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे बच्चों को लेकर भी तुम आओगे और अपना अनशन पे बैठेंगे। मैं उनके साथ भी राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पे अनशन पे बैठा, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे बैठा। 2 बच्चियों की तो अगले दिन शादी थी और वो मेरे साथ अनशन पे बैठी थी। अगले दिन फेरे थे उनके बच्चियों के, वो मेरे साथ अनशन में बैठी थी, मेहंदी लग रही थी। जब वहां एक अधिकारी, IPS अधिकारी ने, मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बार मेरे को बड़ा पॉजिटिवली बोले थे कि कभी तुम्हें इस तरह की बात हो तो हमें बताना, हम आपकी बात करेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब ये बच्चियां यहाँ बैठी है, रात के समय कोई भी इनके साथ कोई बात हो गई तो सरकार को भारी पड़ जाएगा और आपके प्रशासन को भारी पड़ जाएगा। उस अधिकारी ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि भाई आपकी मांग क्या है। मैंने कहा ये मांग है। उस अधिकारी ने मेरे को मोटिवेट किया, नाम तो नहीं बताऊंगा। उन बच्चियों को गवर्नर से बात हुई, गवर्नर ने उन बच्चों की स्पेशल डिग्री निकाली। वो 76 बच्चियां आज नौकरी कर रही है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुआएं मेरे लिए जरूर दे रही होगी। उनको ये पता होगा कि नरेश हमारा अंतर चुनाव लड़ रहा है, तो दुआएं मेरे लिए। ऐसे मैंने हजारों काम करे हैं। मैं किसी का काम करने के बाद, अच्छा मैं ये होता कि मैंने उनको नौकरियां दिलाई, उसके बाद मैं मोबाइल नंबर भी रखता, उनसे वो भी करता। मैं मदद करके मैं भूल जाता हूँ कि कौन आदमी की मैंने मदद की। यही कारण है कि हजारों लोग जिनकी मैं अब तक जिंदगी में मदद किया, वो हजारों लोग मेरी मदद कर रहे हैं। इसलिए मैडम, गुस्सा एक लाजमी है, जब आता है, जब किसी के साथ कुठाराघात होता है। किसी गरीब पे कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं आया। हनुमान बेनीवाल, गरीब मैडम, मैं एक किसान हूँ, 100-150 बीघा जमीन है और हमारे खेतों में मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों को भी मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। मेरे घर में बेरवा समाज का लड़का है जो मेरे घर में रोटी बनाता है। मेरा पेट्रोल पंप है, वो जो एक दुर्गालाल बेरवार, एक मनोज रेगर, यहाँ लड़का होगा, ये मनोज रेगर मेरा सरपंच रहा है, जो अभी मेरा चुनाव संभाल रहा है, सरपंच रहा है। ये पिछली बार सरपंच था मेरे गांव में, अभी मेरी माँ सरपंच है, मेरी सरपंच ये करता है, इससे कसम खा के पूछ लो आप। मेरे पिताजी तो पंचायत समिति में जाते ही नहीं, सरपंचाई ये रेगर समाज का है, मनोज रेगर, कसम खा रहा हूं बच्चों की, इससे पूछ लो। इसको संभला रखी पंचायत, और पंचायत संभला रखी, इसको 20,000 रुपए महीने की मैंने, मेरे ईंट का काम है, उसकी नौकरी दे रखी है। हम गरीबों के लिए बने हैं, गरीबों की दुआओं के लिए काम कर रहा हूं। और इस कौन 15 दिन भूख हड़ताल पे रह ले? प्रमोद जैन भाई को एक दिन भूख हड़ताल पे रख दो आप, मैं चुनाव लड़ना ही छोड़ दूंगा। प्रमोद जैन भाया को एक दिन भूख हड़ताल पे बिठा दो गरीबों के लिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रमोद जैन भाया के पांव पूज लूंगा। एक दिन रखो तो सही भूखा। मैं 15 दिन भूखा रह लिया बच्चों के लिए। पहले भी 9 दिन छात्र राजनीति में भूखा रहा, आपको ध्यान हो तो। 31 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के दिलाए। मेरी आप पुरानी स्टोरी तो दिखाओ आज तक पे। मेरी छात्र राजनीति के बारे में बताओ बच्चों को कि 9 दिन तक नरेश मीणा सत्याग्रह किसानों के लिए 2017 में जब दौसा में जब लाठीचार्ज हुआ, गांधी जी की मूर्ति में माला पहना रहा था, वहां के नेताओं ने मुझे जेल में डाला। 9 दिन तक आमरण अनशन पे रहा जेल में। 2006 में बच्चों की छात्रवृत्ति बंद हो गई तो बच्चों के लिए अनशन पे रहा और 31 करोड़ रुपए दिलाए, बच्चों के एडमिशन करवाए। तो मैंने तो मेरी जीवन ही गरीबों के लिए बना है और मैं ये चाहता हूं कि अंतिम समय तक गरीबों की मदद करूं, क्योंकि गरीब सही दवा गरीब ही देता है। आप शादी ब्याह करोगे ना, तो शादी ब्याह में आप गरीब और बड़े आदमी सबको बुलाना और बढ़िया माल बनाना, बढ़िया गुलाब जामुन टेंट वेंट बढ़िया लगाना, सब लगाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। बड़े आदमी आते हैं तो वो कहेंगे सब कुछ ठीक है पर इस टेंट में थोड़ी कमी है, सब कुछ ठीक है पर गुलाब जामुन मिठाई कम है। लेकिन आप किसी गरीब को खिलाना, कोई भिखारी हो, कोई मजदूर हो, उनको गुलाब जामुन खिला देना, वो जिंदगी भर कहेंगे यार गुलाब जामुन खिलाए, मिठाई खिलाई। गरीब आदमी कभी कमी नहीं निकालता, और बड़े आदमी तो कितना ही कर लो उनके लिए, फिर भी कह देंगे यार वो अपन बड़े थे इसलिए मदद कर दी होगी। इसलिए गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा करता रहूंगा। हनुमान बेनीवाल आप चाह रहे थे आपकी चुनाव प्रचार में आ जाएं, लेकिन अभी तक तो आए नहीं है। आगे बात हुई आपकी उनसे? उनको आना चाहिए, बस मैं ये कहूंगा, उनको आना चाहिए, भाई साहब को आना चाहिए।
क्या लगता है उनके आने से कितना कुछ बदल जाएगा? अब देखो, किसान नेता है और लड़ाके हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। अगर और यहाँ जनता लड़ने वाले को पसंद करती है। अगर हनुमान भाई साहब आएंगे तो समाज के वोट तो सामाजिक तौर पे देखा जाए तो कम है, लेकिन वो आएंगे तो केवल एक समाज से जोड़कर नहीं ले सकते, उनका असर बहुत ज्यादा होगा। और जहाँ बीजेपी कांग्रेस के बाद बड़े बड़े नेता हैं, मेरे पास तो गुड्डा साहब हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एक छोटे भाई की तरह मुझे प्यार और मार्गदर्शन कर रहे हैं चुनाव में। ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस तरह से खड़े रहे। अनशन के दौरान भी आज यहाँ भी गुड्डा साहब जिस तरह से मेरा चुनाव का संचालन कर रहे हैं, बेनीवाल जी अगर आते हैं तो मुझे भी मदद मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आप इस विधानसभा सीट में एससी कास्ट के भी बहुत सारा वोट हैं, तो आपने पहले कहा था कि चंद्रशेखर आजाद को आप बोलेंगे कि वो यहाँ पर आए, प्रचार करें आपका, तो क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए मैडम, मैंने तो नारा लगा दिया, एरों का ना गेरों का, थर्ड मोर्चा शेरों का। अब बीजेपी कांग्रेस को जो लोग पसंद नहीं करते या जो लोग इनसे इतर सोचते हैं, उन तमाम लोगों को आना चाहिए। जो सोचते हैं कि भाई हमें कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करना है, उन सबका मैं अभिनंदन हार्दिक स्वागत करूंगा अगर वो यहाँ आएंगे तो। कैसा चल रहा है आपकी नजर में आपका प्रचार? आप कल 2 दिन से आप रिपोर्ट कर रहे हैं फील्ड में, आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि नीली छतरी वाले की इस बार कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और इस बार मैं विधानसभा में पहुंचूंगा। नीली छतरी वाले की कृपा तो सचिन पायलट पे भी नहीं हुई, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और उन्होंने बयान दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर कुछ सोच समझ के करता है, जो भी करता है, हो सकता है और भी कुछ अच्छा करें। मैं तो जब छबड़ा चुनाव हार गया था और देवली में जब टिकट मांग रहा था तो पहली बार खाटू श्याम जी गया था। जब बिल्कुल हताश और निराश हो गया था तब मैं हारे के सहारे के दरबार में गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जब से मेरे पर कृपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरा टिकट कटा देवली में, उन्हीं की कृपा से चुनाव लड़ा, 60,000 वोट आए, समरावत और पूरा हिंदुस्तान रेस को जान गया, उन्हीं की कृपा से चुनाव हो गया। जिस व्यक्ति से यहाँ पर चुनाव लड़ाई लड़ने चालू हुआ उसी के खिलाफ आकर चुनाव लड़ा दिया। तो बाबा खाटू श्याम कुछ अच्छा ही करवाना चाह रहा है। हो सकता है वो मेरे हाथ से ही उस भाया का, रावण रूपी भाया का, कंस रूपी भाया का अंत करवा दे। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से जब मैं भी यहाँ पर आई और मैंने अंधा विधानसभा में भी गई तो कई ऐसे लोग मिले जो बीजेपी से नाराज थे लेकिन आपके पक्ष में बोल रहे थे। तो बीजेपी से नाराज लोग नरेश मीणा के साथ क्यों आ रहे हैं? मैडम, और ये आरोप भी वो लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। ये पूरा आरोपी जानता है कि ओम बिरला शांति धारीवाल जी मिले हुए हैं। पहले 2 बात चलती थी कि ओम बिरला जी और शांति धारीवाल जी मिले हुए हैं, और 12 में प्रमोजन भाया और प्रताप सिंह भी मिले हुए हैं। लेकिन एक नया गठजोड़ हुआ है। अब ओम शांति तो मिले हुए हैं ही हैं, पर ओम भाया भी मिले हुए हैं। ओम भाया भी मिले हुए हैं और सब कुछ मिलकर काम धंधे हैं, सारे क्रेशर इनके जॉइंट है। एक गाद का काम चल रहा है, बनास का, बजरी का, उसमें भी ये लोग सब पार्टनर हैं। और ये बात 2 बार सिद्ध हो गई जब प्रमोद जैन भाया की घरवाली 12 वोट होने के बावजूद भी, 13 वोट बीजेपी में होने के बाद भी, उपेंद्र शर्मा जी जो कि जिला प्रमुख के कैंडिडेट थे, प्रियंका शर्मा, और 1 वोट को बीजेपी वालों ने, प्रताप सिंह भी ने प्रमोजन भाया को देके प्रमोजन भाया की घरवाली को जिला प्रमुख बनाया, तब सिद्ध हो गया था। और दूसरा सिद्ध जब हुआ जब प्रमोजन भाया पे मुकदमे लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ईडी आई ना सीबीआई। तो ये सारी जनता आरोपी की जानती है, सब मिले हुए हैं। बीजेपी वाले, बीजेपी और कांग्रेस में टकरार रहती है। फूल में वोट देने वाला पंजे में नहीं देता, पंजे में वोट देने वाला फूल में नहीं देता। अब मैं निर्दलीय हूं तो मुझे तो फूल वाला भी दे सकता है, पंजे वाला भी दे सकता है, और सारे लोगों की कृपा मेरे पे हो रही है। और मुझे लगता है जो भी अच्छी राजनीति पसंद करते हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, जो शुद्ध राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, वो राजनीति का शुद्धिकरण का आंदोलन है। अगर ये भायार ये निमट जाएंगे तो हो सकता है राजनीति में भी अच्छापन आ जाए, एक अच्छा माहौल बने, अच्छा वातावरण क्रिएट हो। तो मुझे लगता है कि सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध जन लोग, चाहे वो एडवोकेट्स हों, मैं पहली बार देख रहा हूं जब ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज, इन दोनों समाजों का मेरे पर विशेष कृपा हो रही है, विशेष आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा काम करने का जो तरीका है, जो जिस मार्ग पे मैं जा रहा हूं, वो उचित है और उसमें सफलता मुझे मिलेगी। किससे सीधी टक्कर मान रहे हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से? दोनों के 40-40 हजार आएंगे और आपके भाई के 80 हजार आएंगे।
1,70,000 75,000 वोट डलेंगे। इन दोनों के 40-40, मेरे 80, 160 और 10-15 हजार उनके जो निर्दलीय नोटा वोटार वो लड़ रहे हैं उनके आएंगे। अगर वसुंधरा राजे अभी तक मैदान में आई नहीं है, जब वो आ जाएंगी तो आपको लगता है कि ये चुनाव पलट सकता है, मोरपाल जी थोड़े और स्ट्रांग हो सकते हैं? जब नीली छतरी वाला मेरे साथ खड़ा है तो फिर वसुंधरा हो, दुष्यंता हो, बिरला हो, बाया हो, भाभिया हो, डोटासरा हो, रंधा हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट तो जनता देती है, वो थोड़ी देती है, वसुंधरा थोड़ी देती है। वसुंधरा का तो खुद का और उसके बेटे का 2 वोट है यहाँ। ये भी जनता समझ रही है कि वसुंधरा जी का 1 वोट खुद का, दूसरा वोट दुष्यंत का, तीसरा वोट तो उनका नहीं है, निहारिका का भी नहीं है। 2 ही वोट से और 10 बार सांसद बन गई, 2 बार मुख्यमंत्री बन गई। और जब भी पिपलोदी का बच्चा उनको साथ न्याय नकरी हो, वसुंधरा जी ने राजनीतिक तौर पर सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। भाया लोकसभा में वसुंधरा जी के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट लाता है, या तो खुद लड़ते हैं या ऐसा कैंडिडेट लाता है, या फिर धोखा दे देता है। और मैडम अंता में देखो ना, अभी प्रभुलाल जी सैनी अगर आते तो मेरी और प्रभुलाल जी की कांटे की टक्कर होती, क्योंकि प्रभुलाल जी का जनाधार बहुत था। प्रभुलाल जी के लोग अभी बहुत तारीफ करते हैं यहाँ कि यहाँ तो काम जो हुए हैं वो प्रभुलाल जी के टाइम पे हुए हैं। प्रभुलाल जी से लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन मोरपाल जी को लाना, एजेंट लोगों ने मान लिया डमी है, चुनाव नहीं लड़ पा रहा। लड़ पा रहा है क्या? दिख रहा है कहीं आपको मार्केट में चुनाव लड़ रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। प्रमोद जैन भाया भी मार्केट में नजर नहीं आ रहा। लेकिन प्रमोद जैन भाया तो उसने 2-3 मंदिर बनाए मैडम। उसने विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो कहता है धार्मिक हूं, धर्म के नाम पर उसने एक तो बड़ा का बावड़ी पे मंदिर बनाया है और एक हाईवे पे उन्होंने एक जैन मंदिर बनाया है। उस धार्मिक स्थल बड़ा की बावड़ी पर ना भजन होते हैं, ना कीर्तन होते हैं, ना प्रवचन होते हैं। होती है तो केवल कांग्रेस और प्रमोद जैन भाया की मीटिंगें होती हैं। और जब भी चुनाव आता है उस धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा प्रमोद जैन भाया ना। वहां सारा जो पैसा बढ़ता है अभी चुनाव में वो उसी बड़ा की बावड़ी पे धार्मिक स्थल से बांटता है। फिर दूसरा भी जैन मंदिर बना रहा है अपने उस पे हाईवे पे। वहां भी अभी तक उसकी वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, नांगड़ वांगड़ जो भी एक प्रतिष्ठा होती है उसकी, उसके पहले वहां कोई प्रवचन नहीं। कोई वहां सोच रहे थे भाई जैन संत महात्मा आएंगे तो अपने भी सुनेंगे, जाएंगे लोग। लेकिन वहां भी कांग्रेस की मीटिंगें होने लग गई। अभी जब डोटासरा पिछली बार तिरंगा रैली लेके आए थे तो उस जैन मंदिर पे मीटिंग हुई है। मतलब धर्म के नाम पर भी उन्होंने केवल कार्यालय खोल लिए कि यहाँ मीटिंग, यहाँ बड़ा का बावड़े पे और इधर हाईवे पे नजदीक पड़ेगा। कभी भी कोई चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ बैठ के करेंगे, यहीं से कैंपेन चलेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जैन समाज मेरे लिए बहुत ही आराध्य है और ऐसा धर्म है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने ऐसे धर्म बनाए जिन्होंने रूढ़िवादी पाखंडवाद से हटकर एक ऐसे धर्म की कल्पना करी, एक ऐसा धर्म बनाया जिसमें सर्व समाज का, सभी लोगों का हित हो। लेकिन 5 नियम जो जैन समाज में बनाए हुए हैं, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, उन 5 व्रतों पर प्रमोद जैन भाया उनके अगेंस्ट काम करता है। सत्य कभी बोलता नहीं है। अपरिग्रह मतलब आपको जितना धन की जरूरत है उतना ही धन आप इकट्ठा करो, लेकिन धन 17,000 करोड़ का हो गया। एक लड़का है, उसकी क्या हालत है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी पैसा इकट्ठा करने में अभी भी नहीं चूक रहा। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार नहीं चले, धर्म के नियमों पे नहीं चले, वो फिर काय का धार्मिक है? आपको सबसे पहले तो जो जैन धर्म के जो नियम बने उन पे तो आप बात और कसम खा के कह दो कि वो धर्म पे चल रहा हूं। और आपने अभी नजारा देख लिया, एक म्यालडा गांव है, उसमें एक पवन यादव की हत्या करवाई गई। हत्यारे एक दिन जेल नहीं गए। गौरव शर्मा के यहाँ एक ब्राह्मणों का एक इकलौता बेटा की हत्या कर दी गई, गोली मार के हत्या हुई और 6 महीने में हत्यारे बाहर जेल से आ जाए। पॉलिटिकल संरक्षण, तो ये बहुत गलत राजनीति है, दूषित राजनीति। इसको बदलना चाहता हूँ, नई राजनीति पैदा करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये 2028 की राजनीति कर रहे हैं नरेश मीणा। अगर ये चुनाव वो हार जाते हैं तो जो तैयारी हो रही है वो असली 2028 की हो रही है। देखिए मैडम, जब राजनीति में हो तो राजनीति करने के लिए तो बनाओ ना। लेकिन राजनीति को जब हम ये कहते हैं कि राजनीति एक जनसेवा का माध्यम है, तो राजनीति में रह के अभी एमएलए की क्या जरूरत पड़ेगी नरेश मीणा को? नरेश मीणा तो वैसे भी जनसेवा कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है। लेकिन जो मैं जनसेवा लोगों की करना चाहता हूं, अभी उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि मैं उन बच्चों की मदद करने गया,
मुझे जेल में डाल दिया 40 दिन। अगर मैं एमएलए होता तो मैं जेल में नहीं जाता ना, क्योंकि सीआईडी जांच करती, जांच होती, 6 महीने लगते, उसके बाद मैं जमानत करवा लेता। 8 महीने वहां एसडीएम वाले में भी सीआईडी होती। इसलिए मैं कह रहा हूं जनता को कि मुझे एमएलए बनाओ, ताकि मुझे जो रोड़े अटकते हैं ये जो जनसेवा में, वो रोड़े नहीं अटके। और 2028 का चुनाव है, अगर यहाँ एमएलए बन गया तो ये तय मान लो कि नजर पूरी 2028 पे है। जिन्होंने जो मुझे हराने आ रहे हैं, जो मेरा नुकसान करने आ रहे हैं, उनको सबको देखेंगे 2028 में। कौन सी सीट से लड़ेंगे 2028 में चुनाव? अलग सीट होगी या यहीं कहीं होगी? 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूँ इन अंता वालों से। 2.5 साल के लिए अगर अंता की जनता ने मौका दे दिया, और मैं गाँव में जा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, अभी तुम माला पहना रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरूं तो मेरे जूतों की माला पहनाना। 2.5 साल अगर एमएलए बनने के बाद अगर इनके बीच में अगर इनके लिए काम किया और अगर इनका जन समर्थन मिल गया तो यहाँ लड़ लूंगा, और ये कह देंगे कि ना हम आपसे धाप गए, तो फिर और देखेंगे। लेकिन रिश्ते निभाता हूं। देवली उनियारा चुनाव लड़ा, छबड़ा चुनाव लड़ा, तो वहां जाकर देखो, छबड़ा जाकर देखो, हजारों लोग मेरा प्रचार करने आ रहे हैं। मैं इन जनता वालों से कह रहा हूं, हारना जीतना भगवान के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है। जो भी परिणाम आएगा वो तो ईश्वर के हाथ में। लेकिन अंता में 1 महीने में ऐसे रिश्ते बना लूंगा जो ये रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। ये जो बाहरी भीड़ आ रही है, क्योंकि भीड़ तो आपके साथ दिखाई देती है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है जी। लेकिन ये जी, आप कहाँ के हो? तो ये जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील भी हो पाएगी? नहीं, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, समर्थक है, चाहने वाले हैं, जो खुद का डीजल बढ़ा के खुद की 20-20 लाख की गाड़ियां यहाँ तोड़ रहे हैं। कुछ रिश्ते कमाए होंगे, कुछ व्यवहार कमाया होगा, इसलिए आ रहे हैं। ये लोग भीड़ नहीं है, समर्थक हैं, चाहने वाले हैं। जो मेरी वो 40-40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उनसे पूछो ना क्यों आ रहे हैं, क्या जरूरत है? उनके पास 40-40 स्टार प्रचारक है, बड़े बड़े नेता है, मेरे पास ये साथी लोग हैं, प्यारे साथी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि आपने गुर्जरों को लेकर जो बयान दिया उससे गुर्जर समाज नाराज हो गया, और आप आपा खो देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। होता है मैडम, नुकसान होता है, ये बात मान ली आपकी। लेकिन मैं सच्ची बोलता हूँ, जो मेरे मन में होता है वो बोलता हूँ। मेरे को कोई, मैं अपने अंदर नहीं रख सकता। मैं जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। उसका नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। मैंने तो वो भी सार्थक रूप में कहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको, ये बिरला ग्रुप जो था, बिरला की आईटी सेल थी, उसने उसको उल्टे तरीके से लिया। यहाँ भी अभी पूरी आईटी सेल बनी हुई है। 35 लाख का टेंडर दिया और प्रमोजन भाई ने सोशल मीडिया को चलाने का लिए। अब 35 लाख का टेंडर दिया है तो वो उसका काम करेंगे, जितना हो सकेगा नरेश को बदनाम करने का काम करेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, आपका भी इतना अनुभव रहा होगा, अगर भाया नरेश मीणा को टारगेट कर रहा है, भाया की आईटी सेल, कांग्रेस के लोग नरेश मीणा को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब बीपी तो बढ़ रही है ना, टेंशन तो बढ़ रही है ना, है? क्यों नहीं बीजेपी पे हमला कर रहे? बीजेपी वालों ने, कल आईटी सेल की मीटिंग हुई, बीजेपी वालों की, जयपुर से लोग आए थे, उसमें बात हुई कि भैया भाया के खिलाफ नहीं बोलना, नरेश के खिलाफ बोलना है। भाया के इलाज तो नरेश कर रहा है। कुल मिला के दोनों ही पार्टियों का टारगेट नरेश मीणा है। इसका मतलब है दोनों पार्टियां ये मान चुकी कि नरेश मीणा हमसे आगे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी और भाया की लड़ाई में फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे, मैंने कहा ना आपको, दोनों पार्टियों के जितने वोट आएंगे उतने मेरे आएंगे अकेले के। अच्छा, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और आप गुस्से को लेकर आप बोल रहे थे कि मेरा स्वभाव तो नहीं बदलेगा, और जो लोग आपसे मार खाते हैं वो लोग फेमस हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कहा। आप गलत, देखो ये इंटरव्यू ठीक नहीं है आपका। ऑफलाइन की बातों को इतना शेयर नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था कि गुस्सा जो है मेरा स्वभाव तो कभी चेंज नहीं होगा, ये रहेगा। लेकिन मैंने कहा था कि किसी को मैं डांट देता हूं, मेरे साथी को, वो अपने आप को ये मानता है। अब मैं भाई साहब ने मुझे अपना मान लिया, बहुत बड़ी संख्या में साथी हैं। आदमी किसको डांटता है? परिवार के व्यक्ति को ना, या आप किसी को डांट सकते हो, हिम्मत कर सकते हो किसी दूसरे को डांट दो। परिवार का व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो आप उसको डांटते हो, इस अधिकार के साथ डांटते हो कि ये व्यक्ति उसका बुरा नहीं मानेगा। और उसी अधिकार को मैं अपने भाई मानता हूं सबको। उस भाईचारे का, उस अधिकार के साथ ही मैं उनको डांटता भी हूं, तीखा भी बोलता हूं। लेकिन वो उसको ये मानते हैं कि हमारे प्रति इसका भाई का इतना प्यार और लगाव है, इसलिए हमें डांट देता है, उसको बुरा नहीं मानते। अच्छा चलिए, क्योंकि आपने ऐसी बात कही है, आपके गुस्से को, आपके अपशब्दों को, कई लोग ये कह देते हैं कि आप गुंडे हैं। अब राजस्थान की जनता ये इंटरव्यू देख रही है,
तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने गुस्से को लेकर? गुस्सा कहाँ करता हूं मैं? ये तो कैमरे पे देख के कहिए ना, गुस्सा कहाँ? गुस्सा नहीं करता। हाँ। किसी गरीब और कमजोर के साथ जब कोई गलत करता है तो गुस्सा होता है, और वो होता रहेगा, होता ही रहेगा। वो गुस्सा जो भगत सिंह के अंदर था, वो गुस्सा नरेश मीणा के अंदर भी है, और वो रहेगा। अपशब्दों की आपने बात की, आज दिन तो मैंने तो अपशब्द बोले नहीं। एक टाइम था जब बोले, और उसके लिए मैंने माफी मांगी समाज से। मैंने वेश्य समाज से माफी मांगी सार्वजनिक तौर पे कि मैंने 2020 में एक बोल दिया था कुछ अपशब्द, लेकिन उस समय वो इस तरह का माहौल था यहाँ कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता था, उसका खोप था। जैसे मैंने कहा ना, गरुड़ा वाली मूवी मैंने केजीएफ का आपको दिया ना कि केजीएफ में गरुड़ा ने जिस तरह का शोषण कर रहा था और उसको रॉकी जिस तरह से आके वो गरुड़ा को निपटाया, वो वहां उस समय उसकी जरूरत थी। और धीरे धीरे जैसे रॉकी ने उनसे आजाद कराया, वैसे ही आरोपी को 2020 से लेकर अब मैंने किया ना, अभी सारे लोगों का समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, वैश्य समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। जो अच्छे व्यापारी हैं, सबसे ज्यादा परेशान तो 12 का व्यापारी है, जो प्रमोद जैन भाया को फाइनेंस करते थे। प्रमोद जैन भाया को जो मंडी के जो आड़तिया, जो व्यापारी जो इसकी मदद करते थे, चुनाव लड़ाते थे, ये जब निर्दलीय चुनाव लड़ा, अंता से जब चुनाव जीता, पूरे 12 के व्यापारी घर घर जाके इसके लिए वोट मांग रहे थे। उनको सबसे ज्यादा मैडम इसने शोषण किया है। उनको किसी को 4.5 करोड़ के नीचे दे रखा है, किसी को 10 करोड़ के नीचे दे रखा है। बहुत बुरी स्थिति, मैं आपको इंटरव्यू करवा दूंगा। चलिए 3 मुद्दे बता दीजिए, अगर आप विधायक बन जाते हैं अंता के, तो कौन से 3 प्रमुख काम आप प्रमुखता के साथ करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त अंता बनाऊंगा। किसानों की जो फसलें चौपट हो गई, बरसाती फसलें, उनको फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। और दलित समाज के हर गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक बनाऊंगा। 3 के अलावा 1-2 और जोड़ दूं। मांग रोड से अंता का रोड ठीक करवाऊंगा। अंता में बरसों से बस स्टैंड की लोग मांग कर रहे हैं, उसका बस स्टैंड बनवाने का प्रयास करूंगा। परवन वरहत परियोजना का नहर का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम करूंगा। हर साल जो किसानों को इस समय आने पर खाद की लाइन में लगना पड़ता है, काला बाजारी का सामना करना पड़ता है, उससे निजात दिलाऊंगा। किसानों को समर्थन मूल्य पर कांटा समय पर लगवाऊंगा, क्योंकि यहां होता ये कि जब किसान माल बेचने जाता है, माल जब किसान बेच चुका होता है, उसके बाद कांटे लगते हैं, जिसका फायदा कोई दूसरे लोग ऊपर उठाते हैं। तो समर्थन मूल्य का कांटे सही समय पर उनको लगाए ताकि किसानों को फायदा मिले। बिजली के तंत्र को ठीक कराऊंगा। अगर बिजली विभाग ने ठीक नहीं किया तो बिजली के बिलों को मांगने का अधिकार बिजली विभाग का नहीं रखने दूंगा। ये मेन मेरे मुद्दे। बिल्कुल, तो क्या ऐसे घोषणा पत्र मान लिया जाए नरेश मीणा? बिल्कुल घोषणा पत्र मान लिया जाए इसको। चलिए आखिरी सवाल, जीत का कितना विश्वास है? कंफर्ट फील कर रहा हूँ, 200% विश्वास है छबड़ा और देवली उनियारा को देखते हुए। बिल्कुल, तो देखिए एक लंबी बातचीत हमने नरेश मीणा से की, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने की कोशिश की, और इस बार नरेश मीणा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि देवली उनियारा और छबड़ा से ज्यादा जीत का उन्हें विश्वास है। प्रमोद जैन भाया पर काफी सारे आरोप लगाए और बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने प्रमोद जैन भाया का टूल बता दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।